लगभग 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, पर फिर भी हमारी कोई भी संतान नहीं थी। गायत्री जो कि मेरी वाइफ थी, अब वो काफ़ी परेशान रहने लगी थी। एक रात ऐसे ही हमारी कुछ मामूली सी बात में बहस हो गई, तो मैं बाहर पार्क में चला गया, ये सोचकर कि शायद मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। सिगरेट के एक दो कश मैं ले ही रहा था कि तभी उस पार्क में मुझे एक छोटी सी फूल की तरह खिली हुई एक बच्ची नजर आई। अपने हाथ में एक छोटी सी डॉल को लेकर वो बच्ची काफी मजे के साथ अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मैं उस बच्ची को ऐसे ही देख रहा था कि तभी वो बच्ची मुझे देखकर मुस्कुराती है। मैं भी उसको देखकर मुस्कुराया, पर पता नहीं फिर अचानक क्या हुआ, वो बच्ची अचानक से अपने चेहरे को उदास कर लेती है, मानो एक खिला हुआ फूल अपने आप मुरझा गया हो। पता नहीं फिर अचानक वो बच्ची मुझे गुस्से में देखने लगती है। एकदम से वो बच्ची मुझे घूरते हुए अपनी डॉल की एक आंख नोच कर उस डॉल से अलग कर देती है और उस अलग की हुई आंख को वो दूर फेंक देती है, और फिर उस डॉल की दूसरी आंख को भी वो बच्ची नोच कर बाहर निकाल देती है। तब उस डॉल और उस बच्ची दोनों की आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। खून के आंसू उस बच्ची की आंखों से लगातार निकल रहे थे कि तभी अचानक वो बच्ची मुझे देखकर काफी जोर से चिल्लाती है, और इतने में मेरे कंधे पे पीछे से कोई हाथ रखता है और मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। फाइनली गायत्री तुम यहाँ पर आ गई। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था उस बच्ची को देखकर। कौन सी बच्ची मयंक? अरे वही बच्ची जो ये यहाँ पर अभी सामने खड़ी हुई थी। मयंक, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो तुम मुझसे झगड़ा करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो। पर गायत्री मैंने अभी बस कुछ देर पहले ही एक बच्ची को यहाँ पर देखा जो कि अपनी डॉल की आंखें नोचकर उसे फेंक रही थी, और उस बच्ची और उस डॉल की दोनों की आंखों से खून बह रहा था। ओहो मयंक, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे गायत्री तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पे एक बच्ची खड़ी थी। पहले तो काफी शांत तरीके से वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, वो मुझे काफी काफी गुस्से से घूरने लगी और अपनी डॉल की आंखें वो नोच कर निकाल देती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मयंक, छोड़ो उन सब बातों को। अब तुम उन बातों को भूल जाओ। शायद वो तुम्हारा एक भ्रम हो सकता है। सुनो, मुझे अफसोस है मेरी बातों का। मुझे माफ़ कर दो और अब चलो घर। कब तक ऐसे ही पार्क में बैठे रहोगे तुम? ठीक है गायत्री, चलो हम अब घर चलते हैं। फिर तभी मयंक गायत्री के साथ अपने घर चला जाता है। अपने घर में पहुंचने के बाद मयंक अपने घर के दरवाजे को ओपन करके जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, तभी अचानक उसे वही डॉल नजर आती है जो कि उस छोटी बच्ची के हाथों में अभी बस कुछ देर पहले ही मयंक ने देखा था। वो डॉल एक शो केस में रखी हुई होती है। गायत्री ये सब क्या है? कहाँ क्या है? अरे ये डॉल यहाँ कैसे आई? अरे बस मैंने कुछ देर पहले ही ये डॉल को देखा था। मैं तुम्हें बता रहा था ना कि उस बच्ची के हाथ में डॉल थी। ये वही डॉल है। ये यहाँ आई कैसे? वो छोटी बच्ची इसी डॉल की आंखें नोचकर उस डॉल से निकली हुई आंख को फेंक देती है, और फिर उन दोनों के आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। गायत्री ये डॉल यहाँ पर आई कैसे? मुझे बताओ तुम। कौन सी बच्ची और तुम किस डॉल के बारे में बात कर रहे हो? ये डॉल तो मैंने मार्केट से खरीद के लाया है, और ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है, बल्कि ये डॉल काफी लगी है मेरे लिए। पता है, जब तुम मुझसे झगड़ा करके बाहर पार्क में चले गए, तब मैंने अपनी सारी बातें इस डॉल से शेयर करी। ये डॉल मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। तब मुझे भी काफी ज्यादा रिलैक्स फील हुआ, और देखो अब सब कुछ शांत हो गया है। ये डॉल? क्या बकवास बात कर रही हो गायत्री तुम? तुम्हें कुछ पता भी है ये डॉल कहाँ से आई है? किसने इस डॉल को लाया है? ये इस डॉल को जल्द से जल्द अभी इस घर से बाहर निकालो। बकवास मैं नहीं मयंक, बकवास तुम कर रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरी फीलिंग की कोई भी कदर नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही मुझसे झगड़ा करके हमेशा ऐसे ही मुझे छोड़कर चले जाते हो। बस इतना कहकर गायत्री अपने बेडरूम की ओर चली जाती है और अपने बेडरूम के दरवाजे को जोर से बंद कर देती है। ये गायत्री भी ना
हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बहस करके चली जाती है, पर पता नहीं गायत्री के वहां से जाते ही एकदम से शांति हो जाती है पूरे घर में। पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी आवाज नहीं। तभी मैं उस डॉल को देखता हूँ तो वो डॉल बिल्कुल मुझे देखकर वैसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे वो डॉल उस वक्त उस बच्ची के हाथों में रहकर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपने घर के हॉल में सोफे पे बैठा था कि पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह कब हुई इसका मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। कल रात की बातों को मैं सोच रहा था कि तभी मेरा ध्यान टीवी के पास शोकेस पे गया। शोकेस पे वो डॉल वहां पर नहीं थी। मैंने उन सब बातों को नजरअंदाज किया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। ऑफिस की तैयारी करने के बाद जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी मैंने गायत्री को आवाज दी। गायत्री, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा गुस्सा कम हो गया होगा तो तुम मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए या फिर बाय कहने के लिए आ सकती हो। तभी वहाँ कुछ देर के बाद गायत्री आ गई। गायत्री के हाथ में वही डॉल थी। मैं इस बार गायत्री से कोई भी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप बिना कुछ कहे ऑफिस जाने के लिए निकल गया। दिन भर की थकान और ऑफिस का काम करने के बाद जब मैं घर वापस लौट रहा था तब मैं मार्केट से एक आइसक्रीम ले लिया। ये सोचा कि गायत्री ये आइसक्रीम देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। और फिर मैं घर के दरवाजे को ओपन करके जब मैं घर के अंदर गया तब मुझे गायत्री कहीं पे भी नजर नहीं आई। मैं गायत्री को पुकारते हुए हर जगह गायत्री को ढूंढ रहा था। पहले तो मैं किचन रूम में गया पर गायत्री वहां थी ही नहीं। और फिर मैं गायत्री को ढूंढते हुए अपने घर के बेडरूम में गया। बेडरूम का दरवाजा ओपन करके मैं जैसे ही बेडरूम के अंदर गया तो ये मैं क्या देख रहा था, गायत्री वही डॉल लेकर बेड में बैठी हुई थी। वो उस डॉल से कुछ फुसफुसा रही थी। उस डॉल से गायत्री बात कर रही थी और गायत्री ने उस डॉल को वैसे ही पकड़ के रखा था जैसे बिल्कुल उस बच्ची ने डॉल को पकड़ के रखा था। मैं तुरंत गायत्री के पास गया और उसको चिल्लाते हुए मैंने उसके हाथ से उस डॉल को छीन लिया और उस डॉल को छीनने के बाद मैंने उस डॉल को फेंक दिया। तुम्हें मैंने कल रात ही समझाया था गायत्री कि तुम इस डॉल से दूर रहो, पर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। अब देखो मैं इस डॉल के साथ क्या करता हूँ, मैं इस डॉल को फेंक दूंगा बाहर। इतना कहते हुए मयंक डॉल को उठाने के लिए जैसे ही बेड से उतर रहा था कि तभी गायत्री जोर से मयंक का गला पकड़ लेती है। लाल आंखें और गायत्री के खुले हुए बाल को देखकर मयंक काफी ज्यादा डर जाता है और खुद को गायत्री के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर मयंक की ये सारी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। इतने में गायत्री काफी अजीब तरीके से मयंक को ये कहती है, तुझे क्या लगा तू मेरी पकड़ से छूट जाएगा? याद है तुझे कुछ शादी के पहले तूने मेरे साथ क्या किया था? मैं आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। समाज के सामने तो तूने अपनी गलती को छुपा लिया, पर आज तुझे अपनी गलती को कबूल करना होगा। तेरे ही कारण मेरी जान गई थी। मेरा क्या कसूर था? तू मेरी जान बचा भी सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे आज जान से मार डालूंगी। आज तू भी मरेगा और तेरे मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। इतना कहते हुए गायत्री और जोर से मयंक का गला दबाने लगती है। करीब 2.5 साल पहले मयंक अपनी बैचलर पार्टी को करके शराब के नशे में अपनी कार को चलाते हुए बार से अपने घर जा रहा था। आगे रास्ता कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी मयंक अपनी कार को चलाते हुए उस रास्ते को पार कर रहा था। एकाएक करके अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए मयंक लगातार उस रास्ते को पार कर रहा था। इस बीच एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में एक डॉल को लेकर अपनी माँ के साथ उस रोड के किनारे पे चल रही थी। अचानक उस छोटी बच्ची का ध्यान रोड के बीचों बीच एक छोटे कुत्ते के पिल्ले पे जाता है। बच्ची अपनी माँ से अपना हाथ छुड़ाकर उस छोटे से कुत्ते के पिल्ले के पास जाती है और इतने में मयंक, जो कि अपनी कार की बड़ी रफ्तार के साथ रोड के बीचों बीच में आ रहा था, वो बिना उस मासूम बच्ची को देखे अपनी कार से उस मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मार के वहाँ से चला जाता है। मयंक को इस हादसे की भनक तक नहीं लगती है। लहूलुहान खून से सनी हुई रोड के बीच में पड़ी वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। उस बच्ची की माँ जब तक वहाँ पहुँचती तब तक वो बच्ची मर चुकी होती है। मुझे छोड़ दो, मुझसे ये गलती जानबूझकर नहीं हुई।
मुझे मेरी गलती का अफसोस है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो तुम। कहते हुए मयंक अपनी गलती की माफी मांग रहा था, तभी गायत्री, जिसके शरीर में अब उस बच्ची की आत्मा होती है, वो मयंक की दोनों आंखें नोचकर बाहर निकाल देती है। मयंक काफी ज्यादा तड़प रहा था कि तभी गायत्री मयंक के गले को और भी ज्यादा पकड़ के जमीन से करीब 2 फीट की ऊंचाई में मयंक को हवा में उठा देती है। इतनी तड़प और घुटन के कारण मयंक वहीं दम तोड़ देता है और कुछ देर के बाद एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो मिस गायत्री, जिस डॉल को तुमने मार्केट से खरीदा था वो डॉल अब कहाँ है? मिस्टर सक्सेना, अब वो डॉल कहाँ है मुझे कुछ आइडिया नहीं। इनफैक्ट मयंक के गुजरने के बाद मैंने उस घर को बेच दिया और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। तो आप ये कह रही है कि आपको ये नहीं पता कि वो डॉल कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता वो डॉल अब कहाँ है। ठीक है मैम, हमारी इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हुई। ये लीजिए हमारे कंपनी का कार्ड। अगर आपको जब कभी भी हमारी जरूरत पड़ी और अगर आपको उस डॉल के बारे में कुछ भी पता चला तो जरूर हमें इन्फॉर्म करिएगा। जी जरूर। किसी को कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सेफ हो मेरे पास, मेरी प्यारी डॉल। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।